दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया की। जब मार्केट ने मार्च के समय में जब कोरोना के चलते जब काफ़ी क्रैश दिखाया था, तो उस समय कोल इंडिया करीब 190 के आसपास ट्रेड करता था और उसके पहले इसने 2014-15 में अपने हाइज लगाए थे और काफ़ी बढ़िया कंपनी मानी जाती है। पीएसयू में काफ़ी इसका मोनोपोली मानी जाती है कोयले के क्षेत्र में। और इसमें फिर ये 2014-15 में मोदी जी के आगमन के बाद इसने अपने हाइज लगाए थे 450 के आसपास। उसके बाद ये जब ट्रेड कर रहा था 200 रुपये 250 रुपये के आसपास में, तब इसमें न्यूज़ आना शुरू हो गई कि सरकार इसमें कोयले के क्षेत्र में निजीकरण कर रही है, तो इसका इम्पैक्ट इस पे आ सकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो मार्केट के बाबा हैं और या जो बाकी लोग बहुत ही सलाह देते हैं लोगों को कि इसमें निवेश करिए, उसमें निवेश करिए, तो जब ये खबर आ रही थी तो उसको ऐसा दिखाया जा रहा था कि इस खबर का असर इस स्टॉक पे पॉजिटिव होगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अगर निजीकरण होगा, इसकी मोनोपोली खत्म हो रही है, तो कोल इंडिया पे इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव कैसे हो सकता है। और वही हुआ। उसके बाद जब ये स्टॉक 250 के आसपास आया, फिर एक बार इसने हाइज लगाया अपने 300 के आसपास गया। उसके बाद ये लोगों को लगा कि ये गिरावट का अच्छा मौका है, 450 का स्टॉक 200 रुपये के आसपास मिल रहा है। फिर इसने कुछ हाल दिखाया। उसके बाद ये फिर लगातार डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड तो इसका 2015-16 से ही चल रहा था, बीच बीच में वो उछाल लेता है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक इसी तरह से काम करते हैं और निवेशक उसमें हर स्तर पर फंसता चला जाता है। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है पीएसयू में आपको किस तरह से निवेश करना है और किस तरह का माहौल है, उसके हिसाब से काम करना है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इसका टेक्निकल भी देखेंगे और फंडामेंटल पे भी कुछ गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम इस पे आते हैं फंडामेंटल पे। तो इसको बारे में कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। कोल इंडिया जानी मानी कंपनी, कोयले के क्षेत्र में इसकी मोनोपोली है। मार्केट कैपिटल इसका 73,000 करोड़ का है। सबसे अच्छी बात, जो खास बात इसकी है, डिविडेंड यील्ड या 10% देती है। सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली पीएसयू में इसका नाम है। पी रेशियो इसका 6.5 का ही रह गया क्योंकि स्टॉक सस्ता हो गया काफ़ी, तो पी रेशियो गिरना ही है। न्यूज़ वगैरह इसमें ये आ रही है कि ये कंपनी थोड़ा घाटे में, दबाव में काम कर रही है। कोरोना के चलते वैसे भी पीएसयू सेक्टर पे काफ़ी दबाव है, सरकार उनसे काफ़ी पैसा खींच रही है, जिसका प्रभाव सारे पीएसयूज पे है, वो चाहे गेल हो, एनजीसी हो या कोल इंडिया जैसे कोई भी कंपनी हो। और इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें भी घाटा रहा। जून 2019 की तुलना में जून 2020 का जो क्वार्टर था उसमें 55% का घाटा ज़्यादा रहा है। सेल वगैरह, इनकम वगैरह सारी चीज़ें कम हुई हैं। इस पर अभी हम और डिटेल में बात करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 66% के आसपास है। एफआईआई 7% है, जो कि पीएसयू में कम ही रहते हैं। हालांकि कई ब्रोकरेज हाउस जो हैं वो भी इसमें खरीदारी की राय दे रहे हैं। लेवल अट्रैक्टिव है और इसका ऑल टाइम हाई 447 का है। इसमें कुछ अच्छाई बुराई और देख लेते। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इसका आरओई है काफ़ी अच्छा है, 55% के आसपास रहा है पिछले 3 साल में, और अच्छा डिविडेंड देती है, तो मैंने पहले बताया आपको। और बुराइयों में द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर ग्रोथ रेट ऑफ 5.33%, 5 सालों में 5.5% के आसपास इसका ग्रोथ रहा है। और डेबिटर हैज़ इंक्रीज, और डेबिटर भी बढ़े हैं। इसके प्रमोटर होल्डिंग में भी कमी आई है 12% के आसपास की। अब इसके हम क्वार्टरली थोड़ा लंबे समय से देखेंगे। सितंबर 2017 के क्वार्टर से अगर लगातार आपके रिजल्ट में देखेंगे इसके, तो इसके मुनाफे में उतार चढ़ाव ये पहले से चलता रहा। जब कंपनी का स्टॉक काफ़ी हाई रेट पे ही जब ट्रेड कर रहा था, सितंबर 2017 की बात करें, तो इसने इस क्वार्टर में केवल 370 करोड़ का मुनाफा दिखाया था। उसके बाद अगले क्वार्टर में देखिए 3,000 करोड़ के आसपास है। तो इस तरह का इसमें देखने को मिलता है। कंपनी किसी क्षेत्र में जब निवेश करती है, अपना बढ़ाव करती है, तो उसका पैसा उसमें लग जाता है। इस वजह से भी कई बार क्वार्टर रिजल्ट पे असर पड़ता है। या सरकार ने कुछ ज़्यादा पैसा ले लिया, इस वजह से रिजल्ट खराब हो जाता है कई बार। लेकिन कंपनी के जो बेसिक काम काज हैं उन पर कोई खास अंतर नहीं रहता इस तरह की कंपनियों में। इस बात को भी ध्यान में रखिए। अब हम सीधे टेक्निकल पे जाते हैं। फंडामेंटल में इसमें कुछ बताने के लिए खास है नहीं। तो टेक्निकल पे आप, जैसे मैंने वीकली चार्ट में आपको पहले से बताया था, ये स्टॉक 2015-16 के बाद से लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बीच बीच में उछाल लेता है। अब हम इसके वनडे चार्ट पे आते हैं कि इसने इधर पिछले कुछ दिनों में क्या किया है और क्या कर सकता है। तो वनडे चार्ट में आप देख सकते हैं पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। इसमें अच्छी बात ये रही कि इसने अपने 20 डेमा के ऊपर की क्लोजिंग दी, उसके बाद से ऊपर दिखा रहा है। फिर 50 डेमा की भी क्लोजिंग की थी, हालांकि उसके बाद ये थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया है। इसके पहले भी इसने एक बार अटेम्प्ट लिया था, 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग की थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं की। उसके बाद फिर नीचे आए। दूसरी बार जब स्टॉक 20 डेमा के ऊपर सस्टेन करने लगे, तब एक ही अच्छा सिग्नल माना जाता है।
अब हम इसमें RSI का भी देख लेते हैं। RSI में क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो RSI में भी बाई सिग्नल भी बना हुआ है। MACD में अगर हम देखते हैं, MACD में भी बाई सिग्नल अभी बना हुआ है। तो इन दोनों पैरामीटर्स पे स्टॉक अच्छा है, और डेमा के हिसाब से भी देखेंगे तो स्टॉक अच्छी मूवमेंट की ओर बढ़ रहा है। इसका 127 रुपये के आसपास 100 डेमा बनता है और 141 के आसपास 200 डेमा बनता है। तो अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ये स्टॉक इस रेंज में काम कर रहा है, 110 रुपये 120 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। अगर आपका नज़रिया 3 4 5 साल का है तो आप बिल्कुल बिना डरे हुए इसमें आप निवेश नया तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। और अगर पहले से ही आप निवेशित हैं, अगर आप ऊपर के रेट में फंसे हुए हैं तो आराम से आप इसमें वेट भी कर सकते हैं, अगर संभव हो तो अपना एवरेज भी कर सकते हैं। बस वो निवेशकों को ध्यान ये रखना चाहिए कि एवरेजिंग करते समय किसी भी एक स्टॉक में 10-12% से ज़्यादा निवेश नहीं आना चाहिए। जैसे आपके पास अगर जो भी आपकी कैपिटल है उसके 10-12 हिस्सों में बांट दिए, 10-12 स्टॉक में 10-12% के हिसाब से निवेश करना चाहिए। अगर कोल इंडिया में आपके पास 5-6-7% का निवेश है तो उसमें बाकी पैसे से एवरेज कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आपका 10-12% कोल इंडिया में पहले से लगा हुआ है, आप उसमें 10% और लगा के उसको उसमें निवेश करें, एवरेजिंग करें। ये चीज़ सही नहीं रहती। किसी भी एक स्टॉक में 10-12% से ज़्यादा निवेश नहीं आना चाहिए। तो इस नज़रिए से आप इसमें बिल्कुल लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। इस मूल्य पे स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव है। और स्टॉक मार्केट का एक नियम होता है कि उसमें एक साइकिल चलती है, कुछ स्टॉक नीचे रहते हैं, कुछ स्टॉक ऊपर रहते हैं। मार्केट के हिसाब से हर स्टॉक मूवमेंट नहीं करता, सबका अपना अपना तरीका है। कुछ समय पहले मैं उदाहरण दूंगा फार्मा सेक्टर का, जो पिछले 5-6 सालों से बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहा था। अब उसमें देखिए मूवमेंट स्टार्ट हुई है। तो कई स्टॉक जो सिप्ला, सन फार्मा वगैरह हो गए, लुपिन वगैरह हो गए, जो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे थे और इस समय काफ़ी बढ़िया मूवमेंट दिखा रहे हैं। इसमें काफ़ी मुनाफा लोगों को हो रहा है। अब मैं ट्रेडिंग के लिहाज से देखूँगा, ज़्यादातर लोग इसमें स्विंग ट्रेडिंग ही लेते हैं, कम समय का नजरिया रखते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने अभी इस तरह आपको बताया थे वनडे चार्ट पे, इसको हम ऑप्शन चार्ट से मिला के अपने लेवल और टारगेट सेट कर लेते हैं। तो ऑप्शन चार्ट हमारे सामने भी आ रहा है, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन चार्ट। तो इसमें देखिए सबसे अच्छा सपोर्ट जो है 16 लाख के करीब शेयर लगे हुए हैं 110 के रेट पे। यहीं से स्टॉक ये 2 बार मूवमेंट किया था, 2 बार यहाँ से सपोर्ट लेके घूमा है। और उसके बाद ये और इसके नीचे अगर देखेंगे तो 10 लाख के करीब 100 रुपये पे लगे हैं, और 12 लाख ये लगे 115 पे। तो 110-15 के बीच में बहुत ही अच्छा सपोर्ट है ऑप्शन चार्ट के हिसाब से। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस इसका 42 लाख शेयर लगे हुए हैं 120 पे, ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक 120 के ऊपर आके ट्रेड करता है और उसको सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी और स्टॉक फिर तेज़ी से मूवमेंट दिखाएगा 125-30 रुपये के आसपास। तो आपको इस लेवल का इंतजार करना है। आप तो या तो इस तरह से ट्रेड लें कि स्टॉक 120 रुपये के ऊपर जब सस्टेन करके रुक जाए तो वहाँ पे आप ट्रेड लें, या फिर स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट का इंतजार करें और ये 110 का सपोर्ट इसके पास में आए तब इसमें आप बाइंग करें, और 108 रुपये का इसमें एक स्टॉप लॉस लेके चलें, और 1 से 2 महीने का व्यू रखें। ये स्टॉक 120 के ऊपर जब निकल कर सस्टेन करेगा तो आराम से 130 रुपये तक ये मूवमेंट दिखा देगा। उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट इसमें 140 रुपये का रहेगा, जो इसका 200 डेमा भी है। तो मैंने इसमें अपने सारे नज़रिए दे दिए हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।